Hello everyone, welcome to another video of your संपूर्ण रीजनिंग सीरीज फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026। और आज की इस वीडियो के अंदर गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म पार्ट 1। ओके, सो दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं बेसिक्स कवर करूंगी एंड सेकंड पार्ट में वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए रहेगा, सेकंड आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जिससे हम समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे यूज करते हैं हम कॉन्सेप्ट्स का इन द क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। इफ यू आर समवन हु इज अ बिगिनर तो आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइड बुक आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रेटजीज, प्रीवियस ईयर जो आपका कट ऑफ ट्रेंड है उसको समझने में आपको ये गाइड बुक हेल्प करेगी। और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म से। और मैंने आपको इससे पहले इनइक्वालिटी का चैप्टर कवर कराया था, ठीक है, जिसमें हमने दो पार्ट्स में चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया था। आई विल सजेस्ट कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपके सामने आ रही हैं तो आप इनको क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा समझिए एंड देन आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप अपनी जो ये वीडियो है उसकी स्पीड भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही आपको आज का जो चैप्टर है सिलॉक्स का, इसमें मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो थोड़ा सा उसको पॉज करिए वीडियो को और दोबारा से उस चीज को रिवाइज करिए, ठीक है, उसी टाइम। एंड देन यहां से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे जब हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। ओके, चलिए, सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले तो सिंपल सिलोजिज्म, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बेसिक्स जो है आपका क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं और आए भी हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में सिर्फ हायर लेवल या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस को ही एक्सपेक्ट करें और उन्हीं पे फोकस करें, नहीं, सिंपल सिलोजिज्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सिलोजिज्म का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा इजी, नहीं, सिंपल सिलोजिज्म का मतलब होगा जिसमें आपके स्टेटमेंट्स 3 हो सकती हैं, 4 स्टेटमेंट हो सकते हैं, 3 कंक्लूजन्स हो सकते हैं, 4 कंक्लूजन्स, 5 कंक्लूजन्स आपके हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। डिपेंड करेगा कि वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स कितने ट्रिकी हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा पार्ट रिवर्स सिलोजिज्म, जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैसे अभी तक इस चैप्टर के अंदर ये दो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं यही इंपॉर्टेंट रहते हैं और यही अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसको टाइप्स में डिवाइड करें, जो कि हम पढ़ेंगे भी बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और एग्जाम में आने के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं क्योंकि अभी तक देखने को नहीं मिला है, कोडेड सिलोजिज्म, ठीक है। कोडेड सिलोजिज्म कंफ्यूजिंग नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपको ये आता है तो ये वाला आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं खड़ी करेगा वाला है, ठीक है। तो ये प्रॉपर टाइप के सिलोजिज्म होते हैं, कुछ और भी बनते हैं बट हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लेवल के हिसाब से हम इतने टाइप को कवर कर लें वही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। अब यहां से आगे चलते हैं इस चैप्टर में क्या हमें देखने को मिलता है। मैं आपको देखो गाइस बेसिक सिखा रही हूं आज, तो हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर तो यू कैन डायरेक्टली जंप टू द पार्ट 2 एंड हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट आती है हमारे पास सबसे पहले, फिर आता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या बताती है आपको? स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट द, ठीक है, इट टेल्स अस about the relations between elements, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोलता है आपको? कंक्लूजन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रिलेशंस, बट अबाउट कौन से रिलेशंस? आपके हिडन रिलेशंस, अबाउट हिडन, और जो आपके ऐसे रिलेशंस होते हैं यहां को फॉलो कर रहे हो बट रीस्टेटमेंट ना हो, ठीक है। हिडन और फर्दर रिलेशन जो हम यहां से समझ सकते हैं, या डिराइव्ड, सम डिराइव्ड रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आपके पास जो स्टेटमेंट होता है
ऑलवेज ट्रू रहेगा। स्टेटमेंट को आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि दैट इट इज ट्रू। वहां पे आप यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये क्या दे दिया, स्टेटमेंट ने ऐसे कैसे दे दिया, आपको उसको ट्रू समझना है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, कंक्लूजन कैन बी ट्रू और फॉल्स because the conclusion always follows the statement here, मतलब follows और not follows अलग बात है, but conclusion आपका यहीं से निकल के बनता है, तो it can be true और false। अगर वो completely statement को follow कर रहा है, statement के relations को follow कर रहा है, then it will be true, but अगर वो क्या कर रहा है, relations को follow नहीं कर रहा है, different relations बता रहा है, which is contradicting the statement or not following the statement, it will be false। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सिंपल से ये चीज दो समझो। द रिलेशंस गिवन इन द स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय अ वेन डायग्राम, ठीक है, और रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम। जो स्टेटमेंट में हमारे पास रिलेशंस गिवन होते हैं उसे हम एक वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। अब यहाँ पे वेन डायग्राम आप लोगों ने आई थिंक बचपन में पढ़ा होगा मैथ्स के, इसमें सेम टू सेम ही इस टाइप के बनते हैं, बट यहाँ पे रिलेशंस थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि वेन डायग्राम जब आप समझ जाओगे ना तो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो आवर एजेंडा विल बी हाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम। ये भी हमारा एक एजेंडा होगा। इसमें एक एजेंडा ये भी होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द वेन डायग्राम। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट होते। नॉर्मल जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन होता है उसमें सम स्टेटमेंट विल बी देयर, सम कंक्लूजन्स विल बी देयर एंड ऑप्शंस, देयर विल बी 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस में सपोज आपके पास देयर आर ओनली 2 कंक्लूजन, सपोज देयर आर ओनली 2 कंक्लूजन्स, और बेसिक ऑप्शंस क्या होते हैं, दैट कंक्लूजन 1 फॉलोज, या फिर ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आप बोलोगे इसको वैसे तो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आपके पास ये होता है। एक आपके पास होता है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है। एक होता है आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, और एक आपका होता है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। तो वैसे तो यहाँ पे इंग्लिश से समझ आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, बट वी विल अंडरस्टैंड द ऑप्शंस फर्स्ट, ठीक है। आपके पास ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज का मतलब होगा व्हेन द ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोइंग। सेकंड कंक्लूजन का मतलब होगा कि जब सिर्फ आपका सेकंड फॉलो कर रहा है और फर्स्ट वाला गलत है। बट अगर दोनों ही कंक्लूजन, मैंने बताया इफ वी हैव 2 कंक्लूजन, इफ वी हैव 2 कंक्लूजन तब की बात है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 कंक्लूजन दे गए हैं, तो अगर सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है और फर्स्ट गलत है तो आपका सेकंड चूज हो गया। बट अगर दोनों ही यहाँ पे ट्रू हैं, दोनों ही कंक्लूजन करेक्ट है, देन यू विल चूज दैट बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ऑलवेज रिमेंबर बोथ का मीनिंग हमेशा ये होगा, 1 एंड 2 का मतलब कि दोनों ही करेक्ट है। बट अगर दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं, फिर आप कौन सा चूज करोगे, ये वाला या फिर ये वाला। तो जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, रिमेंबर दैट व्हेनेवर बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, देन वी हैव द ऑप्शंस आइदर और नाइदर। अब इन दोनों में से हम कौन सा चूज करेंगे ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। तो हमेशा ये तीनों ही ऑप्शन जब अगर हम नहीं चूज कर सकते, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो चुके हैं, तो इन दोनों में से हमेशा आप पहले आइदर और को के सिचुएशंस को अप्लाई करते हो, कंडीशंस को अप्लाई करते हो। इफ ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन यू विल चूज आइदर ऑप्शन। इफ वन ऑफ द कंडीशन, अगर किसी भी एक कंडीशन ने फॉलो नहीं किया, कंडीशंस फॉलो नहीं हुई आइदर की, तब आप जाके नाइदर चूज कर सकते हो। तो जब आपके दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं तो सिचुएशन आपकी बनती है इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने की। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, चलो, तो ये 5 ऑप्शंस आपके होते हैं। आई इन्फॉर्म कि हम कौन कौन से ऑप्शंस को कैसे चूज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है हमारे कितने टाइप की स्टेटमेंट होती हैं, कितने टाइप की स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपके पास हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब ये क्यों हम समझ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, ये हम बाद में समझेंगे जब हम
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम बार बार ये रिपीट करेंगे कि दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती हैं जो आपके सम से स्टार्ट होती हैं या ऑल से स्टार्ट होती हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट वो होती हैं जो आपकी नो से स्टार्ट होती है या फिर सम नॉट से स्टार्ट होती है। क्लियर? इस पूरे चैप्टर के अंदर हम 6 टाइप ऑफ रिलेशंस और 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे होते हैं। फर्स्ट तो आपके यही चारों होंगे, सम, ऑल, सम नॉट, नो, ये 4 है। देन आता है आपका ओनली अ फ्यू एंड ओनली। तो ये 6 टाइप के रिलेशंस हम कवर कर रहे होते हैं आपके सिलॉक्स के चैप्टर में। अब आप बोलोगे ये दोनों हमने यहाँ पे क्यों नहीं रखे? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मिक्सचर ऑफ अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसलिए हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं रखते हैं। ये हमारी फंडामेंटल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसी के थ्रू ये बनता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपकी है कि आपके पास कंक्लूजन भी होते हैं 2 टाइप के। आपके पास 2 टाइप ऑफ कंक्लूजन्स होते हैं। आपके पास होता है डेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक है, और आपके पास दूसरे होते हैं इनडेफिनेट कंक्लूजन। ये नाम याद रखिएगा गाइस, बिकॉज यहाँ पे हम इनको बार बार यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें मत होना। इनडेफिनेट कंक्लूजन्स आर दोज कंक्लूजन्स विच हैव मे बी, कैन बी एंड पॉसिबिलिटी वर्ड इन देम। अगर ये वर्ड आपके प्रेजेंट होंगे तो आपके पास वो कंक्लूजन क्या बन जाएगा? इनडेफिनेट कंक्लूजन बन जाएगा। अगर यहां पे आपके पास ये वर्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, दीज वर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट, अगर ये वर्ड आपके प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो आपके पास वो कंक्लूजन कहलाएगा आपका डेफिनेट कंक्लूजन। नाउ मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू होता है, हमें देखना पड़ता है कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कब ये टाइप का कंक्लूजन ट्रू फॉल्स होता है और कब ये टाइप का कंक्लूजन ट्रू फॉल्स हो सकता है। अब इस मेथड के साथ अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, कंक्लूजन को डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है गाइस अपना वहां पे कैटेगराइज करना चीजों को कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे क्यों गलत होता है, क्यों सही होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा अच्छे से। डेफिनेट कंक्लूजन्स आपके कब ट्रू होते हैं? ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन्स आपके ट्रू कब होते हैं? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। व्हेन वी आर, देखो, व्हेन वी आर 100% श्योर ऑफ द, ठीक है, श्योर ऑफ द गिवन ए रिलेशन, जब मैं 100% ट्रू हूं किसी भी गिवन रिलेशन के, दैट इट इज ट्रू, दैट इट इज करेक्ट, ऑल्सो ये बोलेंगे हम, दैट इट इज करेक्ट। जो गिवन रिलेशन है दोनों एलिमेंट्स के बीच में वो करेक्ट है तो हम उसको ट्रू बोल देंगे। अगर करेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? तो फॉल्स बोल देंगे। तो यहाँ पे फॉल्स कब होता है? फॉल्स आपके वैसे 2 तरीके से होता है। पहला, दैट वी आर श्योर, ठीक है, वी आर 100% श्योर ऑफ द गिवन रिलेशन दैट इट इज, ठीक है, दैट इट इज रॉन्ग। अगर हम 100% श्योर हो गए कि जो गिवन रिलेशन है हमारा वो रॉन्ग है तो आपका वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा कंक्लूजन? अगर वो डेफिनेट कंक्लूजन है। एक और तरीके से यहाँ पे फॉल्स होता है, एक और तरीके से। एक तो फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। सेकंड में क्या कहते हैं कि व्हेन वी कांट डिटरमाइन, व्हेन वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, कि अगर वो ट्रू है या फॉल्स है हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मुझे उस रिलेशन की उतनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ने ही नहीं दी। मतलब मुझे प्रीमाइस ही उतना नहीं है, प्रीमाइस ही नहीं उतना पता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ही आपके स्टेटमेंट में नहीं गिवन है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी करेक्ट या रॉन्ग नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, इट मींस व्हेन वी कांट डिटरमाइन, अल्टीमेटली जो आपका कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, अल्टीमेटली वो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। व्हेन वी कांट डिटरमाइन तो भी फॉल्स, व्हेन वी आर 100% श्योर दैट इट इज रॉन्ग तो भी फॉल्स, ठीक है, ये चीज समझिएगा। वहीं इनडेफिनिट कंक्लूजन आपके बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, क्योंकि वो इनडेफिनिट नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि वो इनडेफिनिट कंक्लूजन है जिनकी कोई हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ट्रू कब होते हैं ऐसे कंक्लूजन? ट्रू तब होते हैं व्हेन वी कांट डिटरमाइन, सिंपली वी विल राइट इट व्हेन वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन। और दूसरी भाषा में आप इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमें उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो व्हेन वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, आपका वो इनडेफिनिट कंक्लूजन ट्रू होता है, क्योंकि उसमें आपको एक पॉसिबिलिटी दी होती है। पॉसिबिलिटी वाले ही तो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो ट्रू हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपका उन्होंने कहा आप एक पॉसिबिलिटी लेकर इसको ट्राई करो, ठीक है। अब ये भी फॉल्स होता है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा ट्रू होगा, ये भी आपका फॉल्स होता है। एक ये फॉल्स होता है सिंपली व्हेन वी आर 100%, कोई चीज अगर डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स होती है, कोई चीज अगर डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स होती है ऑलरेडी, तो उसमें पॉसिबिलिटी अगर ऐड है तो भी कोई फायदा नहीं होगा, वो फॉल्स ही हो जाएगा। सो इफ द रिलेशन विदाउट पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स बिटवीन द एलिमेंट्स विद पॉसिबिलिटी, इट विल मेक इट फॉल्स, ठीक है। एक और तरीके से फॉल्स होता है कि हमारे पास when we have a restriction, अगर मेरे पास restriction है फॉर द पॉसिबल रिलेशन, अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन होगा उस पॉसिबल रिलेशन को होने के लिए या उस रिलेशन को अपोज करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, देन इट विल बी रॉन्ग। मेन वर्ड है आपका रेस्ट्रिक्शन को समझना, ये हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे कि कहां पे हमें दिखता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा एंड देन रिवाइज इट एवरी टाइम, ओके। अब आपके पास यहां से आगे बढ़ते हैं, ये हमारी फंडामेंटल 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनका हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, यही फिक्स वेन डायग्राम हम बनाते हैं हर बार, तो आप समझोगे यहां से सम ए आर बी, सम ए आर बी, दिस इज द वेन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ पे सम ए आर बी का जो रिलेशन है वो ये कॉमन पार्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ही सम है, ठीक है। यहाँ पे इस सर्कल के हिसाब से हम समझेंगे कि द पार्ट विच इज नॉट ओवरलैपिंग, इट डजंट मीन दैट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है, मतलब सॉरी वी नो अबाउट इट कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं है, ऐसा मत बोलना। जो पार्ट आपका ओवरलैप कर रहा है उसके बारे में तो आपको 100% नॉलेज है। ओवरलैपिंग कॉमन पार्ट का मतलब ए और बी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, कॉमन, ठीक है। बट अगर जो पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है, इट मींस वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पार्ट, तो इस पार्ट को बोलते हैं ब्लैंक पार्ट, और इस पार्ट के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि ऑल ए आर बी, सारे ए बी के अंदर है। अगर सारे ए बी के अंदर हैं तो बी का जितना स्पेस है ए ने कवर किया हुआ है, बट बी के बाहर मतलब ए के बाहर यहां पे ये स्पेस पूरा खाली है। अगेन ये ब्लैंक स्पेस होगा बी के लिए कि इस ब्लैंक स्पेस का क्या रिलेशन है वो हमें पूरा कंफर्म नहीं होगा। सिमिलरली नो ए इज बी, यहां पे ये जो आपका सर्कल है ए का बी के साथ ये क्या रिलेशन दिखा रहा है कि दैट कंप्लीट सर्कल ऑफ ए या कंप्लीट स्पेस ऑफ ए हैज अ नेगेटिव रिलेशन विद बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और हम नेगेटिव देख रहे हैं, ए सम ए आर नॉट बी। अब उसने बोला सम ए मतलब कुछ ए, आपके बी नहीं है। अब एक चीज यहां पे से देखो, व्हेनेवर वी हैव सम एंड सम नॉट वाला रिलेशन, जब भी हमारे पास सम या सम नॉट वाला रिलेशन होता है तो वी ओनली हैव, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ओनली हैव पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द एलिमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन ही होती है। पार्शियल का मतलब मुझे पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है। तो जब पूरी नहीं है तो कभी भी आप पूरे सर्कल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे ऑब्वियसली, राइट। तो अब आपके पास सम और सम नॉट हमेशा पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि नो जो है वो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। दैट no, we know that complete circle of A has a negative relation with complete B, right? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके बारे में we are unknown, we have
वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। जबकि ऑल ए आर बी में आपके लिए ए की पूरी इंफॉर्मेशन तो आपको है बट बी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन बट बी के लिए इट इज पार्शियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ लिया, वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स। तो इनके हिसाब से कौन से कंक्लूजन को हम ट्रू बोल सकते हैं। सम ए आर बी, जितनी इंफॉर्मेशन आपने यहां पे से देखी है वो सब कुछ आप यहां पे यूज करोगे। क्या क्या समझा था आपने, फिर से रिपीट करूंगी। फर्स्ट हमने समझा था कि स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास कंक्लूजन हम बनाते हैं, कुछ इस टाइप के हमारे ऑप्शंस होते हैं। उससे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट के थ्रू हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, उस वेन डायग्राम को रीड करके हम देखते हैं कि कंक्लूजन ट्रू है या फिर फॉल्स है। देन वी अंडरस्टूड दैट कि हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं और इनको ट्रू और फॉल्स होने के यहाँ पे रूल्स हैं कुछ, ठीक है। अगर हम 100% श्योर हैं देन ओनली इट विल बी ट्रू। अगर हम श्योर नहीं हैं और अगर गलत है तो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनडेफिनेट कंक्लूजन देखेंगे तो चीजें अलग है, बट अभी सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये समझ आएगा तो ही ये समझ आएगा। चलो अब देखो, सम ए आर बी बोलो या सम बी आर ए बोलो, आपका ये वाइस वर्सा ट्रू रहेगा, तो ये आपका करेक्ट होगा। साथ ही इसके मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी। वो कॉन्सेप्ट जो है, वो पॉइंट्स जो है आप याद रखिएगा एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर। ओके, सम बी आर ए करेक्ट होगा। अब ऑल का मतलब क्या है, सब के बारे में। ऑल मतलब सभी, a complete space, right? Do you know about the complete A? No. So we will say that we can't determine it. When you can't determine and if it is a definite conclusion, ये wrong हो जाएगा। ये सारे क्या हैं? Definite conclusions हैं। No BRA, क्या इन दोनों के बारे में कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन बोली है? आप कहोगे यस मैम ये वाला ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे नो भी नहीं। मैंने आपको सिखाया कि ब्लैंक स्पेस है ये, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। नो BRA का ये आपका गलत हो जाएगा कंप्लीटली भी, क्योंकि यहां पे से अब एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी के बीच में सम या ऑल का रिलेशन हो तो नो आपका हमेशा गलत होगा। आपका हमेशा नो की पॉसिबिलिटी भी गलत होगी, नो प्लस पॉसिबिलिटी भी आपका रॉन्ग होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। इफ वी हैव अ रिलेशन ऑफ सम एंड ऑल बिटवीन एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखना। तो हमारे पास नो BRA का अगर हो गया कंप्लीटली, डेफिनेटली रॉन्ग हो रहेगा हमेशा। सम ए आर नॉट बी, अब आप कहोगे मैम सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ओवरलैपिंग। फिर से सीखिए, यहाँ पे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी फिर उसका पॉइंट लिख दूंगी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी, बट आपको तो सिर्फ पॉजिटिव दी गई है, नेगेटिव के बारे में तो इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपको सिर्फ पॉजिटिव बताएगा, बाकी पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे सकते हैं। इसके साथ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, इसको कॉन्सेप्ट की इस तरीके से पॉइंट याद रख लो कि whenever we have a positive statement, whenever we have a positive statement or positive relation between two elements, तो आपका जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही करेक्ट होगा। नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन आपका रॉन्ग होगा, हमेशा याद रखिएगा। सिंपल, इसको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया इसके कॉन्सेप्ट को। सिमिलरली सम बी आर नॉट ए बी वी कांट डिटरमाइन बिकॉज वी डोंट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और नेगेटिव इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। यहां से हम नेक्स्ट सर्कल में आगे बढ़ते हैं। ऑल ए आर बी, ठीक है, सॉरी ऑल ए आर बी। आपको मैंने बताया कि ए का पूरा सर्कल तो बी के अंदर है, बट बी का पूरा स्पेस जो है वो आधा यहाँ पे खाली हो रखा है, जिसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। सम बी आर ए, क्या सम बी आर ए दिख रहा है? सम बी का मतलब है सम पार्ट इज कॉमन, तो बिटवीन ए एंड बी देयर इज सम पार्ट कॉमन, करेक्ट। यहां से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ये मैंने आपको कुछ सिखाया। यहां से एक और सीखिए कि व्हेनेवर वी हैव ऑल रिलेशन, all type of relation between any two element, sum is always true, but इसका वाइसा वर्सा जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। sum is always true, ठीक है। चलो, तो आपके पास हो गया सम बी आर ए, नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अभी अभी मैंने सिखाया था किसी के बीच में अगर ऑल का रिलेशन हो तो नो कभी भी सही नहीं होता, डेफिनेटली रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, सम ए आर नॉट बी एंड सम बी। अब इसमें से एक ट्रू है, एक यहाँ पे
ट्रू हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, इट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऑल ए आर इनसाइड बी। इज देयर एनी पार्ट विच इज आउटसाइड बी? नो। अगर सारा ए का सर्कल जो है वो बी के अंदर ही है तो इज देयर एनी स्पेस जो हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे पाए? नहीं, तो ये हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, जबकि ये आपका कांट डिटरमाइन होगा। स्टिल इट इज रॉन्ग बट वी कांट डिटरमाइन इट। व्हाई? सम बी आर नॉट ए के लिए वी स्टिल हैव स्पेसेस आउटसाइड ए जिसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता ये वाले जो स्पेस हो वो ए से कैसे रिलेट हो? नेगेटिवली आपका रिलेट हो, तो वी कांट डिटरमाइन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने सीखी, यहां से हम सीखेंगे इनके ये वाले पार्ट, दैट इज इनडेफिनेट कंक्लूजन। ये कैसे है आपके? इनडेफिनेट कंक्लूजन्स है। अब फिर इनडेफिनेट कंक्लूजन का आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि कैसे ट्रू और फॉल्स होता है। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी रिलेशन की, देन इट विल बी ट्रू। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे अगर कोई चीज डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स ऑलरेडी है विदाउट द पॉसिबिलिटी, तब आपका वो फॉल्स हो जाएगा। अगर आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन हो रखे तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कवर करते हैं ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबल। मैंने आपको ऑल ए आर बी के लिए कांट बी डिटरमाइन किया था, तो कांट बी डिटरमाइन है तो इट विल बी करेक्ट, एंड ऑल ए बी के अंदर पॉसिबल है, राइट? देयर इज नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हियर। नाउ नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी। नो बी आर ए मैंने कंप्लीटली आपको डेफिनेट रॉन्ग बोला है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग रहेगी, कहा था। सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि गाइस क्या होता है कि आपका कांट बी डिटरमाइन है ऑलरेडी, बिकॉज वी कांट डिटरमाइन द पार्ट विच इज नॉट ओवरलैपिंग, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? ट्रू होगी, पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से हम आगे चलते हैं। इसके इनडेफिनेट कंक्लूजन्स को देखिए। नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी ए नहीं होगा, डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी, देखो समथिंग विच इज ऑलरेडी हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, तो कंप्लीट नेगेटिव, नो का मतलब कंप्लीट नेगेटिव, तो आपका वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट नो ए इज बी, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग अगेन। Next, some A are not B is a possibility, it is wrong again. Why? Because it is definitely wrong. अभी मैंने सिखाया था आपको क्यों definitely wrong है, तो इसलिए wrong हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताया था कि something which is already definitely false, अगर ये पहले से ही definitely false है तो with possibility भी वो false ही रहेगा। ठीक है, some B are not A, यहाँ पे can't be determine किया था तो ये आपका true रहेगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर। तो अब आपका है नो ए इज बी, नो ए इज बी। ठीक है, अब यहां पे नो ए इज बी का मतलब है कि आपके पास कंक्लूजन्स ये सारे हमें देखने हैं। कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है गाइस। यहां से एक पॉइंट मैं आपको सिखाती हूं कि कभी भी किसी के बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट हो, किसी के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया हो, तो हमेशा वहां से याद रखना है कि उसका डेफिनेट कंक्लूजन आपका नेगेटिव ही होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव दिया है, अगर पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन दिया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। साथ ही कभी भी किसी के बीच में अगर नो का रिलेशन ट्रू है, अगर स्टेटमेंट के अंदर उसमें नो का रिलेशन दिया है, तो आपके पास कभी भी उन दोनों के बीच में सम का रिलेशन सही नहीं होता है, कभी भी ऑल का रिलेशन सही नहीं होता है, ये दोनों ही गलत रहेंगे। ठीक है, उन पर्टिकुलरली दो एलिमेंट्स के बीच की ही बात है, उनकी पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी समथिंग विच इज कंप्लीटली नेगेटिव, तो पॉजिटिविटी कहां से लाओगे? पॉजिटिव कहां से पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो सम बी आर ए, ऑल बी आर ए आपके रॉन्ग हो जाएंगे डेफिनेटली। सम ए आर नॉट बी। अब देखो समथिंग विच हैव, देखो मैं अब आपका यहाँ पे एक केक है, ये केक है, तो केक का अगर मैं सारा केक जो है वो पिंक कलर का है, बट अगर मैं ये वाला पार्ट काट दूं, इसको एक स्लाइस काट के खा लो, तो वो कैसा कलर होगा? वो भी पिंक ही होगा। तो इफ द होल पार्ट इज पिंक, तो स्मॉल पार्ट विल बी पिंक या सम पार्ट विल बी पिंक। अगर कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है तो कुछ पार्ट का भी नेगेटिव रिलेशन होगा, सम पार्ट विल बी आल्सो बी हैव अ नेगेटिव रिलेशन। तो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी करेक्ट होगा, सम बी आर नॉट ए करेक्ट होगा। बिकॉज यहाँ से इंफॉर्मेशन और निकालो एक, कि अगर मेरे पास कभी भी किसी के बीच में नो का रिलेशन है, यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी सिखाया था इससे पहले वाले में,
है अगर ऑल का रिलेशन सम और सम हमेशा ट्रू होता है। सिमिलरली इन दिस वन ऑल्सो आपके पास अगर किसी के बीच में नो का रिलेशन है तो आपके पास सम नॉट ऑलवेज ट्रू होता है। ये काफी कॉन्सेप्ट जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने नोटबुक में और फिर रीड कर सकते हो। अब यहीं से हम इंडेफिनेट कंक्लूजन्स को सीखते हैं। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बी हो सकता है? अभी सिखाया मैंने ऑल की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। नो बी इज ए, गाइज ऑलरेडी नो बी इज ए विजिबल है और यहां से फॉलो हो रहा है। नो अगर मेरे पास सिर्फ इतना लिखा होता दैट नो बी इज ए, अगर नो बी इज ए होता ये ऑलरेडी ट्रू है। व्हाई? बिकॉज वी हैव द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट, तो इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो समथिंग विच इज डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यहां पे आपका ये क्या रहेगा? रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। समथिंग विच इज ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। समथिंग विच इज डेफिनेटली ट्रू, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। अभी यहां पे हमने सीखा था। ठीक है, चलिए अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये वाला, ठीक है, देखो अब यहां पे इस वेन डायग्राम को मैं पहले आपको समझाती हूं अच्छे से। सम ए आर नॉट बी का मतलब है दैट ए हैज पार्ट, ए हैज सम पार्ट विच इज नेगेटिवली रिलेटेड टू बी, बट बाकी ए के बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं। अगर किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और 2 मेंबर जो हैं बी फैमिली से बात नहीं करते, 10 मेंबर्स में से आपके 8 मेंबर का मुझे नहीं पता, बट 2 मेंबर्स हैव अ नेगेटिव रिलेशन विद बी। किसके साथ? बी के साथ। किसका? सम मेंबर्स। तो हम उसको 2 के लिए ले लेते हैं एक सर्टेन नंबर, ठीक है। तो 2 मेंबर्स हैव अ नेगेटिव रिलेशन विद बी, बट बाकी के 8 मेंबर्स का क्या? बाकी के जो पार्ट पूरा खाली है ए का, उसका क्या? We don't have any information, so we can't determine it. यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, we do not know about these members. ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब there is already a negative information of A to B, बट B के अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव पार्ट बनाया गया है नहीं। B का जो पूरा कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है वो सिर्फ इनसे है, बाकी A से नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली ए के भी कुछ मेंबर्स का ही उससे नेगेटिव रिलेशन है, बाकी ए का नहीं है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ए के अंदर बना है, बी के अंदर नहीं बना है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। देखो, सम बी आर ए, अभी मैंने सिखाया था कि कभी भी किसी के बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट में दिया गया है तो पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन नहीं हो सकता, राइट। और इसका पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, राइट, मेरे पास सिर्फ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो वी कांट डिटरमाइन दिस। ऑल ए आर बी डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ये क्यों होगा मैं समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट देखो, ऑल बी आर ए, ये आपका वी कांट डिटरमाइन इट। नो ए इज बी, इसके लिए भी we can't determine because we don't have the complete information of a partial information. Some B are not A, we can't determine it because we don't have any negative information from B to A. Complete B का A से कैसा रिलेशन है complete A से वो नहीं पता। अब इसके कुछ पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं। देखो, 1 by 1 all A R B is a possible। यहाँ पे मैंने क्या किया है? डेफिनेटली रॉन्ग किया है, तो डेफिनेटली कोई चीज रॉन्ग है प्लस पॉसिबिलिटी फिर भी रॉन्ग होगा। अब यहां पे देखो क्यों? क्योंकि ये जो 2 मेंबर्स हैं दे विल ऑलवेज शो रेस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन शो करेंगे। मतलब कि ऑल ए आर बी का मतलब सारे पार्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए बी के अंदर ए। तो ये जो है ये हमेशा रेस्ट्रिक्ट करेगा। वो कहेगा, अगर मान लो इसके घर पार्टी है, इसके घर जाना है, तो वो कहेगा, ये 2 मेंबर कहेंगे इन सबको कि तुम चले जाओ, बट हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब कंप्लीट 10 मेंबर्स कभी भी यहाँ इन्वॉल्व नहीं होने वाले। तो इसका मतलब ये 2 मेंबर हमेशा रेस्ट्रिक्शन शो करेंगे। तो इसका ये आ गया अब आपका
कि अगर मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी या इनडेफिनेट कंक्लूजन में कभी भी रेस्ट्रिक्शन शो होगा तो वो फॉल्स बन जाएगा। ये सिखाया अभी हमने पढ़ा था ना। ऑल BRA मैंने यहाँ पे सिखाया ऑल BRA कैन बी डिटरमाइन है तो प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ B to A। B सारा आपका यहाँ जा सकता है, स्टिल वो इससे नेगेटिवली रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नो A is B is a पॉसिबिलिटी। A क्या B के साथ ऑलरेडी एक नेगेटिव रिलेशन है तो हो सकता है सारे A भी नेगेटिवली रिलेटेड हो, ये ट्रू रहेगा। सम A आर नॉट B इज ऑलरेडी गिवन एंड इट इज ऑलरेडी नोन तो विद पॉसिबिलिटी इट विल बी रॉन्ग, ये आपका ट्रू रहेगा। यहाँ पे हमने इसको इससे मैच करो 5th पॉइंट से 10th को, तो हमने जब कांट बी डिटरमाइन कर दिया विद पॉसिबिलिटी इट विल बी ट्रू। तो कुछ पॉइंट्स को आप समराइज करके पढ़ लो तो आपके लिए काफी इजी रह जाता है। ओके, चलिए यहां से हम आगे चलते हैं वन बाय वन, थोड़े थोड़े हम प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे एग्जांपल्स होंगे गाइस, यहाँ पे से सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करते हैं, बस यही चीज है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर कराऊंगी। यहाँ पे लिखा है ऑल येलो आर ब्लू, सारे येलो क्या है? ब्लू है। एंड सम ब्लू आर रेड, सारे जो सम ब्लू हैं वो रेड हैं। सम रेड आर ब्लू, ये सारे एग्जांपल्स के तौर पे हम अभी कर रहे हैं, ठीक है? ये एग्जांपल्स हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल। अब यहां पे आपके पास है नो सम रेड आर ब्लू, ठीक है? यहां पे क्या है कि सम रेड आर ब्लू, तो सम रेड जो है वो ब्लू अगर है मेरे पास तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी दिया है, दिख रहा है हमें। अब याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सम ब्लू रेड दिया है तो यहाँ पे सम रेड आर ब्लू दिया है, ये करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नो ब्लू इज रेड, नो ब्लू इज रेड, कोई भी ब्लू रेड नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज सिखाया था पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर किसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है ब्लू और रेड के बीच में तो डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन्स आपके रॉन्ग होते हैं, फर्स्ट आपका ट्रू रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑल जोकर। अब यहां से कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, मैं आपको सिखाऊंगी कुछ और भी चीजें। ऑल जोकर आर किंग एंड ऑल किंग आर कार्ड, ठीक है? ऑल जोकर्स आर कार्ड। अब इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम के थ्रू हमें ये पता होता है अगर जोकर किंग के अंदर है और के सी के ही अंदर है तो यहां से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जे विल बी इनसाइड सी ऑल्सो, या ऑल जे आर सी। तो यहां पे ऑल जे आर सी करेक्ट होगा, ठीक है? और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेन डायग्राम में सम टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स हमेशा ट्रू रहेगा। मतलब अगर सम का रिलेशन कार्ड और जोकर के बीच में है इट विल बी ट्रू, बिकॉज यहाँ पे जोकर इज कंप्लीटली इनसाइड दिस एंड दिस इज कंप्लीटली इनसाइड दिस, राइट? तो सबके बीच में एक ऑल का रिलेशन बन रहा है तो पॉजिटिव सम टाइप ऑफ रिलेशन हमेशा यहाँ पे ट्रू रहेगा। चाहे आप यहाँ पे सम सी आर के बोल लो, सम के आर जे बोल लो, सम जे आर सी बोल लो, सम सी आर जे बोल लो, सम के आर सी बोल लो, ठीक है? सब टाइप के सम रिलेशन ट्रू रहेंगे जब भी मेरे पास इस टाइप का डायग्राम बनता है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपका दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, कुछ ग्रेप्स आपके ऑरेंज हैं एंड सम फ्रूट आर ऑरेंज। अब इसमें भी अच्छे से कुछ चीज सीखिएगा। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने बनाया इसमें जी और एफ के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरे पास नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन, जब भी यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट गिवन इन द स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली मुझे उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स तो बोल नहीं सकती। तो आपके पास एवरी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन बिटवीन दोज टू एलिमेंट ऑलवेज रॉन्ग होगा, ऑलवेज ऑलवेज। ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है? चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, कोई भी टाइप का डायरेक्ट रिलेशन ना हो। इनडेफिनेट कंक्लूजन कैन बी ट्रू, आपके इनडेफिनेट कंक्लूजन आपके ट्रू रहेंगे, ठीक है? जबकि डेफिनेट कंक्लूजन आपके हमेशा फॉल्स होंगे। इनडेफिनेट कंक्लूजन कैन बी ट्रू, सॉरी। अब यहाँ पे देखो, सम ग्रेप्स आर फ्रूट, अभी भी मैंने सिखाया, आप भी बोलोगे कि हमारे पास व्हेन वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन तो दिस विल बी रॉन्ग। ये वाला फ्रूट एंड ग्रेप्स रॉन्ग,
चाहे ऑल का रिलेशन चाहे सम का रिलेशन, एवरी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज फॉल्स एंड इवन द नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो चाहे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो चाहे नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो, सारी की सारी आपकी यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन्स रॉन्ग रहेंगे जी और एफ के बीच में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ऑल कार आर व्हीकल एंड नो व्हीकल आर बस। ठीक है, सम बस आर ट्रक। अब यहां पे से इंफॉर्मेशन थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे गाइस, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब बस का जो रिलेशन है बाहर के बाउंड्री से नेगेटिव है, अगर इससे नेगेटिव रिलेशन है तो इससे भी नेगेटिव रिलेशन होगा ना, अगर यहां इससे नेगेटिव रिलेशन है तो इससे भी नेगेटिव रिलेशन होगा। तो बाहर की बाउंड्री से नेगेटिव रिलेशन तो अंदर के सारे कंपोनेंट से नेगेटिव रिलेशन, चाहे यहां पे और भी कुछ हो सब जगह उसका नेगेटिव है। तो आपके पास सम कार आर बसेस क्या होगा, कंप्लीटली रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट नो कार आर बसेस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कार और बस का वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस कि दैट नो कार इज बस या नो बस इज कार, क्योंकि बाहर की बाउंड्री से नेगेटिव रिलेशन अंदर से भी नेगेटिव रिलेशन, तो ट्रू होगा। सम व्हीकल्स कैन बी ट्रक। अब यहाँ पे व्हीकल और ट्रक के बीच में आपको कोई लग रहा होगा कि मैम देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, बट थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है द पार्ट विच इज कॉमन बिटवीन बस एंड ट्रक, द पार्ट विच इज कॉमन बिटवीन बस एंड ट्रक, ये पार्ट भी वैसा ही रिलेशन शो करेगा ना जैसा बस शो करेगा, ऑब्वियसली राइट। ये पार्ट जो कॉमन है वो इसका पार्ट भी है, तो जो रिलेशन ये पूरा सर्कल शो कर रहा है वही ये शो कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो आपके पास ये वाला भी कैसा रिलेशन शो करेगा, नेगेटिव रिलेशन, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन राइट। तो वी हैव अ कॉमन पार्ट इनसाइड ट्रक विच हैव अ नेगेटिव रिलेशन। तो मुझे यहां से ऑलरेडी डिराइव हो रहा है, देखो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम दैट सम ट्रक आर नॉट व्हीकल, ये मुझे पता है यहां से, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। और सम व्हीकल्स कैन बी ट्रक, तो यहाँ पे व्हीकल का ट्रक से पॉजिटिव रिलेशन तो हमें नहीं दिया है, बट सिर्फ यही नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, यस। क्यों, क्योंकि मुझे सम व्हीकल्स के बारे में बोल रहा है, ट्रक के लिए, मुझे बस के लिए नहीं बोल रहा है। ट्रक के अंदर तो बहुत सारा स्पेस खाली है विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय दिस राइट। चलो, we only know that some T are not V. This will be correct. Okay. Now, all vehicles can be truck. This is also correct. But अगर मेरे पास इसका उल्टा होता, all truck can be vehicles, तब हमारे पास ये, क्यों गाइस, इसको जरूर सोचिएगा, ठीक है। इसको सोच के मुझे बताना कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये फिफ्थ पॉइंट तो करेक्ट है बट ये न्यू पॉइंट जो है आपका रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमारे दूसरे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके थ्रू है, जो मिक्सचर होते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ओनली ए आर बी आपका गिवन हो रखा है। ओनली ए आर बी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। So it means that all B will be inside A and now B don't have any positive relation with other element। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो B का पॉजिटिव रिलेशन होगा वो A के साथ होगा, बाकी किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ उसका नहीं होगा, ठीक है। We'll understand this with the help of a Venn diagram again। आपके पास एक स्टेटमेंट है, मान लो only A R B और sum A R C ये दिया है। इस पे थ्रू मेरे पास वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। अब इस वेन डायग्राम के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स होंगे, तो आई विल राइट डाउन ऑल द पॉजिटिव कंक्लूजन, ऑल द ट्रू कंक्लूजन्स व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम द डायग्राम नाउ। तो यहां से सबसे पहले तो मुझे यहां से शुरू करते हैं। ऑल बी आर इनसाइड ए, दिस इज करेक्ट। तो हमेशा ऑल बी आर इनसाइड ए, तो ऑल बी आर ए करेक्ट होगा आपका, राइट। याद रखिएगा वी आर मार्किंग अक्रॉस हेयर कि ये थोड़ा सा ऑल वाले जो डायग्राम था ना, ऑल ए आर बी वाला, उससे थोड़ा डिफरेंट लगे, तो ऑल बी आर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑल करेक्ट है तो सम बी आर ए भी करेक्ट होगा, सम ए आर बी भी करेक्ट होगा, ठीक है।
ये तो तीनों करेक्ट हो गए। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फ्रॉम दिस डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड दैट नो बी आर सी आपका करेक्ट होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ देयर इज नो पॉजिटिव रिलेशन ऑफ बी टू सी तो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो वो हमेशा किससे, अदर एलिमेंट से नेगेटिवली ही रिलेट रहेगा। नो सी इज बी भी आपका करेक्ट रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे ना, ये लॉजिकली डिराइव्ड कंक्लूजन्स आप याद रखोगे कि यहां से हम ये चीजें समझ सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, एक और चीज, अगर वी हैव अ पार्ट, तो हमें ये पता है सम ए आर नॉट बी, यहां से ये पता है आपको, कैसे पता है? ये तो सिर्फ सम का रिलेशन है, नहीं, आपके पास देयर इज ऑलरेडी अ डिफाइंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनसाइड ए, राइट? तो सम ए आर नॉट सी आपका करेक्ट होगा। अगर सम ए आर नॉट सी है तो ऑल ए कैन नेवर बी सी, ये आपका रखना है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी को समझने के लिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी का जो सर्कल है वो कुछ इस टाइप का आपका बनता है, दैट सम ए आर बी बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट। तो सम नॉट वाला भी डायग्राम पूरा बनाओ, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट, और ये आपका पूरा ओनली अ फ्यू का डायग्राम बन गया। ठीक है, ओनली अ फ्यू का डायग्राम के अंदर हम अब क्या क्या समझते हैं, बिकॉज इसकी दोनों प्रॉपर्टी होंगी, फिर सम की प्रॉपर्टी भी होगी, सम नॉट की प्रॉपर्टी भी होगी, तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, These are the true conclusions। ये भी सारे ट्रूथ है आपके, ये चीज ध्यान रखना, ये भी ट्रूथ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये भी ट्रू होंगे। इसमें से मुझे सबसे पहले ये पता चला कि सम ए आर बी, या फिर इसका उल्टा बोल लो सम बी आर ए, ये भी पता चला सम ए आर नॉट बी, ये भी मुझे पता चला सम ए आर नॉट बी, ये मुझे पता चल गया। अब यहां पे आपके पास सम बी आर नॉट ए नहीं होगा करेक्ट, बिकॉज अभी मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था कि बी के अंदर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं बनी है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ए के अंदर बनी है, तो ओनली अ फ्यू के तुरंत बाद जो एलिमेंट होगा उसके अंदर ये सर्कल बनाओगे आप। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया सम ए आर नॉट बी। तो यहां से एक और चीज समझेंगे, अगर सम ए आर नॉट बी है तो ऑल ए कैन नेवर बी बी, राइट? बिकॉज क्योंकि वहां पे ऑलरेडी देयर इज अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन, तो ऑल के लिए हमेशा रेस्ट्रिक्शन होगा, बिकॉज दिस पार्ट विल ऑलवेज शो अ रेस्ट्रिक्शन हियर, है ना? तो पॉसिबिलिटी में अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो आपके पास वो ट्रू नहीं होता, तो ऑल ए कैन नेवर बी हमारा एक डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा। ये एक डेफिनेट कंक्लूजन दिखा रहा है, ठीक है, इनडेफिनेट नहीं दिखा रहा। ठीक है, चलो, तो हमारे पास अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो ऑल बी का क्या सीन होगा, तो ऑल बी कैन बी ए करेक्ट होगा। व्हाई? बिकॉज बी के थ्रू तो सिर्फ सम का रिलेशन ट्रू है ना, यहाँ पे बी के अंदर देयर इज नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन, तो बी आपका कंप्लीटली ए के इनसाइड जा सकता है एंड स्टिल इट कैन हैव नेगेटिव रिलेशन विद दिस। ठीक है, तो सपोज बी यहाँ पे आ गया, फिर भी वो इससे नेगेटिवली रिलेटेड हो सकता है, जो बी आपका कंप्लीटली ए के इनसाइड जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। चलो, अब यहां से इसके एग्जाम्पल्स पे हम ध्यान देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ। सम मैंगो आर फ्रूट और ओनली मैंगो इज एप्पल। ओनली मैंगो इज एप्पल। अगर सारे मैंगो एप्पल हैं तो आपके पास यहां पे ओनली का डायग्राम है, द सेकेंड एलिमेंट विल कम इनसाइड। ठीक है, अब देखो सम एप्पल्स आर फ्रूट, कुछ एप्पल फ्रूट हैं। एप्पल एंड फ्रूट के बारे में ऑलरेडी वी नो दैट एप्पल एंड फ्रूट के बीच में ऑलरेडी देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, ये हमें पता होगा फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो आपके पास पॉजिटिव रिलेशन रॉन्ग होगा। और फ्रूट आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज गिवन इनसाइड एम मैंगो, नॉट इनसाइड फ्रूट। तो फ्रूट का जो है वो कंप्लीटली इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनसाइड फ्रूट टू रेस्ट्रिक्ट इट। ओके, चलो, तो हमारे पास सेकंड करेक्ट होगा। ये वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग।
all kiwis are mango, all kiwi are mango, only few healthy are mango। तो ओनली अ फ्यू किसके अंदर बनेगा, हेल्दी के अंदर बनेगा, ऐसे करके। तो आपको ये सारा कुछ रिमेंबर होना चाहिए कि ओनली अ फ्यू का क्या कॉन्सेप्ट्स थे। बिटवीन कीवी एंड हेल्दी देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन गाइस, बिकॉज इसका सर्कल यहां तक खत्म हो चुका है, देयर इज नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंगो एंड कीवी के बीच में सम का रिलेशन है पहले, तो इट विल बी करेक्ट बिकॉज मैंगो के अंदर कीवी है। Healthy are mangoes, some healthy are mangoes, we can see that there is a common part, तो ये correct होगा। Both the conclusion are correct, तो आपका ये true होगा। Okay, चलो, this question will be for your homework because यहाँ पे अभी हमने काफी चीजें सीख ली हैं and इसको आप थोड़ा आंसर कर पाओगे अब, ठीक है। चलो, so ये जो पार्ट है आइदर और वाला पार्ट, ये हम कल सीखेंगे। तो जब हमारे पास सिंपल सिलोजिज्म आता है, उसके अंदर हमारे कैटेगरी बनती है, एक तो आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स, एक आपकी बनती है ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट, और एक आपका बनता है आइदर और वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ये हम थर्ड पार्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे एंड इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिवर्स सिलोजिज्म वाला पार्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे छोड़ रही हूँ ताकि आप जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व कराए हैं, सॉरी जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको सिखाए हैं, उससे थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस जरूर करिएगा एंड आई विल सजेस्ट कि 20 to 25 बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड आप नेक्स्ट सेशन के अंदर काफी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एंड रिवर्स सिलोजिज्म को भी उतनी ही अच्छे से आप सीख पाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक। ओके, चलो।